चलिए जी, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे जी। और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी। चैप्टर का नाम क्या है? सी। जैसे आप जूरिस में आप देखते हो कि चैप्टर का नाम इस तरीके से दिया जाता है कि कौन से लॉ हैं जो डील करते हैं स्पेसिफिक मैटर के रिगार्डिंग। कुछ उसी कंसेप्ट को यहाँ फॉलो किया गया और चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? लॉज गवर्निंग टू डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है जी। बहुत आसान चैप्टर है। जितना आसान प्रीवियस चैप्टर यानी कि सेबी अपा ने जो डिस्कस किया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उतना ही आसान ये चैप्टर रहने वाला है, इवन उससे भी आसान। पढ़ना क्या है इस चैप्टर में अपने को? सी, आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा आईसीएसआई ने जो मॉड्यूल दिया है, आपका जो पेपर है, ठीक है जी, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लो, उसी मॉड्यूल को हम डिस्कस कर रहे हैं, वही स्टडी मटेरियल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। डिपॉजिटरी के बारे में जानने को मिलेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में, इश्यूअर के बारे में, बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है, एंड सिक्योरिटी क्या है। इन शॉर्ट बताऊं, ये सारे वो कंसेप्ट है जिनके बारे में आपको पहले से पता है। स्टिल एक एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको अभी डिस्कस कर लेंगे। जब मैंने सिलेबस की शुरुआत करवाई थी तो अपन लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आप सबको बताया था, अगर एक पर्सन, ठीक है जी, जिसको हम क्या बुलाते हैं, इन्वेस्टर, वो अगर डील करना चाहता है, वो सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना चाहता है। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन कहाँ दी गई है जी? एससीआरए में। ठीक है जी। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 2 क्लोज एच बात करता है सिक्योरिटीज के डेफिनेशन के बारे में। इफ एन इन्वेस्टर वांट्स टू डील इन सिक्योरिटीज, यानी कि वो खरीदना और बेचना चाहता है, बाय या सेल अगर करना चाहता है सिक्योरिटीज को, तो क्या रिक्वायरमेंट होती है? मैंने उस दिन आप सबको बताया था, उसको चाहिए 3 अकाउंट। कितने? बोलो भाई, कितने अकाउंट चाहिए उसे? तीन। तीन अलग अलग अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कौन कौन से? बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले बैंक अकाउंट, दूसरा डीमैट अकाउंट, बहुत बार पढ़ा होगा आप, कंपनीज एक्ट में भी इसके बारे में सुन चुके होंगे या सुन लेंगे। और तीसरा, बिल्कुल सही जवाब जी, ट्रेडिंग अकाउंट। ये 3 अकाउंट अपने को चाहिए होते हैं। ठीक है जी। बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए अपा जाते हैं किसके पास? ब्रांच के पास। बैंक के पास नहीं जाते, बैंक की जो ब्रांच है उसके पास जाते हैं। ब्रांच किसकी होती है? ये बैंक की होती है। डन। इसी तरीके से डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमने पढ़ा था किसके पास जाते हैं? डीपी, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे बैंक की ब्रांच होती है, बैंक की जैसे ब्रांच है, उसी तरीके से डिपॉजिटरी की क्या होती है जी? ब्रांच होती है, जिसको अपन किस नाम से बुलाते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है जी, डीपी, जिसको हम शॉर्ट में बुलाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट अपन किसके पास ओपन करवाते हैं? ब्रोकर के पास। और ब्रोकर जैसे बैंक की ब्रांच है, डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर्ड है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसी तरीके से ब्रोकर किसके पास रजिस्टर्ड होता है जी? स्टॉक एक्सचेंज के पास। आई बात समझ में? ठीक है जी। तीनों अकाउंट चाहिए क्यों? सुनिएगा ध्यान से। बैंक अकाउंट अपने को चाहिए होता है क्योंकि बैंक अकाउंट से अपन डील करते हैं किसमें? पैसे में, मनी। जो भी पैसे का लेन देन होगा, अगर मैं खरीद रहा हूं तो पैसा जाएगा, और अगर मैं बेच रहा हूं तो पैसा आएगा किसमें? बैंक अकाउंट में। जैसे आप फिजिकल करेंसी की बजाय, फिजिकल मनी की बजाय आप डिजिटल मनी होल्ड करते हैं किसमें? आपके बैंक अकाउंट में। ठीक उसी तरीके से सिक्योरिटीज को जब होल्ड किया जाता है तो वो कौन सा अकाउंट कहलाता है जी? डीमेट अकाउंट कहलाता है। यानी कि सिक्योरिटीज जब आएंगी, ठीक है जी, तो भी डीमेट अकाउंट में, और जाएंगी तो भी किससे? डीमेट अकाउंट से जाएगी। सर फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो आपकी डीलिंग करवाएगा। यानी कि आप, जो आपकी आईडी क्रिएट होगी, जैसे मैं आपको बोलूं फ्लिपकार्ट अकाउंट। फ्लिपकार्ट अकाउंट का काम क्या है? आपने फ्लिपकार्ट अकाउंट को सिर्फ यूज किया है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और सेलर ने भी अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट यूज किया है प्रोडक्ट बेचने के लिए। सी, फ्लिपकार्ट अकाउंट किस काम आया आपके?
सिर्फ देखो, खरीदा तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट घर पे आया और पैसा बैंक से गया। फ्लिपकार्ट अकाउंट का रोल क्या था फिर? उसने डीलिंग करवाई है, वो अकाउंट आपको शो कर रहा है क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है बिकने के लिए। इसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट आपको शो करता है कि किस किस कंपनी की सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स वगैरह अवेलेबल है खरीदने और बेचने के लिए। उससे आप क्या करते हैं जी, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है इससे अटैच हो जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से आपके दोनों अकाउंट अटैच हो जाएंगे। कौन से दोनों अकाउंट जी? आपका बैंक अकाउंट भी इससे जोड़ दिया जाता है और दूसरी तरफ आपका डीमैट अकाउंट भी इससे जोड़ दिया जाता है। ठीक है जी, ये कॉम्बिनेशन बन जाता। जैसे आप फ्लिपकार्ट अकाउंट में जब प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करने के बाद पेमेंट के ऑप्शन पे जाते हैं तो आप वहां अटैच कर देते हो ना अपना गूगल पे अकाउंट या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी। ऐसे ही ट्रेडिंग अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट आपको ऑप्शन भी देता है कि आप अकाउंट के अंदर ही बैलेंस भी होल्ड कर सकते हो। जैसे आप बोलते हैं ना अमेजोन पे है, मैंने अमेजोन पे में बैलेंस ऐड करके रख लिया, जैसे पेटीएम वॉलेट होता था उसमें अमाउंट ऐड करके, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी वो अमाउंट भी हाईलाइट होती है जो आपने ऐड की है। और वो ट्रेडिंग अकाउंट में जो अमाउंट पड़ी होती है वो कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद सेटलमेंट साइकिल आप पढ़ेंगे, वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो। ब्रोकर के पास नहीं रहेगा आपका पैसा। अगर आप खरीदना और बेचना चाहते हैं, सिक्योरिटीज को डील करना चाहते हैं, तो हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था 3 अकाउंट चाहिए अपने को। पहला अकाउंट चाहिए बैंक अकाउंट पैसे के लेन देन के लिए, दूसरा चाहिए डीमैट अकाउंट जिसमें सिक्योरिटीज रखी जाती है, और तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट जो बाय सेल के काम आता है डील करवाने के। अब हमारा जो चैप्टर है ना वो फोकस करेगा इसके ऊपर। पूरा चैप्टर सिर्फ इस हिस्से पे टिका है। ठीक है जी, किस हिस्से पे? कि डिपॉजिटरी क्या होती है जी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमेटलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें। अब बात सुनना ध्यान से, डिपॉजिटरी क्या है, क्या कंसेप्ट है, क्या चीजें हैं। वैसे मुझे मालूम है आप सबको पता है, स्टिल मैं दोबारा बता रहा हूं। एक होता है ईश्वर। ईश्वर उसे बुलाते हैं उस कंपनी को जो अपने शेयर्स इश्यू कर रही है, जो कंपनी सिक्योरिटीज इश्यू कर रही है। और एक होती है पब्लिक, इस तरफ काफी सारी जनता है जो इन सिक्योरिटीज को खरीदेगी। ठीक है जी। और कंपनी को ना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। कंपनी को सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है ये कि कौन सा शेयर किसने खरीदा, कौन किसे बेच रहा है, किसके पास अब कंपनी का शेयर या वो सिक्योरिटी है। तो अब कंपनी ये काम मेंटेन कर तो लेगी, लेकिन कंपनी जब ये काम मेंटेन करती है तो इसमें काफी टाइम टेकिंग ये काम होता है, और रोजाना में ना जाने कितने लोग शेयर बेच देते हैं और नए पर्सन्स उस शेयर को खरीद लेते हैं। तो कंपनी का एक पेनल्टी ऑफ टाइम इसी काम में निकल जाएगा, रिकॉर्ड को मेंटेन करने में कि किसने शेयर खरीदा, किसने बेचा, अब होल्डर कौन है। और कंपनी के पास इस जानकारी का होना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जब जानकारी होगी कि मेरा शेयर किसके पास है, तो कंपनी तभी उस पर्सन को डिविडेंड दे पाएगी। कंपनी तभी उसको क्या कह पाएगी कि आप क्या कर लो जी, राइट शेयर्स ले लो, हम नया इशू लेकर के आ रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है जी, शेयर। तभी तो कंपनी उसको वो ऑप्शन दे पाएगी, कंपनी उसको डिविडेंड दे पाएगी। आज अगर मैं बात करूं, टाटा, रिलायंस, एयरटेल, नेस्ले, ये लोग, एमआरएफ, सीएट टायर्स, जितने भी कंपनी है, इनका सारा दिन सारा काम, कितने लोग शेयर्स खरीदते बेचते हैं रोजाना में, तो इनके ऊपर तो इसी चीज का बर्डन आ जाएगा। तो इसलिए एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी ऐसे समझो एक कंपनी ही है, ठीक है, ऐसे समझना। इसका काम ही क्या है, स्पेशलाइजेशन इसको सौंपी गई कि तुम्हारा काम ही क्या रहने वाला है। तुम्हारा काम सिर्फ ये है, जैसे आप बोले ना एमआरएफ का टायर्स बनाने का काम है, रिलायंस जियो का टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, नेस्ले प्रोडक्ट बनाता है, आईटीसी अपने प्रोडक्ट बनाता है, सबकी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। ऐसे ही डिपॉजिटरी की स्पेशलाइजेशन क्या दे दी गई कि सारी कंपनी, जो भी कंपनी है, वो आपको सौंप देंगी अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज है। और आपका काम ही ये है, पूरे दिन काम ही आपका ये है, आपको सारा डेटाबेस मेंटेन रखना है कि किस सिक्योरिटी को कौन होल्ड कर रहा है। आई बात समझ? जैसे मेरी बात समझो, इसको ऐसे समझना कि आपका जो स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, उनके पास हर बच्चे की डिटेल खुद के पास अवेलेबल तो है, लेकिन वो खुद नहीं इकट्ठा करते। वो क्या करते हैं, उनके अंडर अलग अलग क्लास टीचर्स अपॉइंटेड होते हैं। एक टीचर
डाटा मेंटेन करता है एक स्पेसिफिक सेट का, एक क्लास का, कुछ स्टूडेंट्स का। इसी तरीके से डिपॉजिटरी अकेला ये सारा काम नहीं संभाल सकता, तो वो अपने अंडर अलग अलग पर्सन्स को रजिस्टर कर देता है। जैसे बैंक, पीएनबी एक बैंक है, लेकिन पीएनबी की एक हेड ऑफिस में ही सारे कस्टमर्स के खाते नहीं है, उन्होंने अपनी अलग अलग ब्रांच बना दी है। हर ब्रांच कुछ सिलेक्टेड से कस्टमर्स का अकाउंट मेंटेन करता है। ऐसे ही डिपॉजिटरी अपने अंडर अलग अलग लोगों को रजिस्टर कर देता है, ये कह लो अलग अलग कंपनीज को, और वो कंपनीज फिर क्या कहलाती हैं? डीपी कहलाती है। वो कोई ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई बैंक भी आकर के ये कह सकता है जी हमें भी तुम क्या बना दो, एक बैंक भी ये कह सकता है हमें भी क्या बना दो जी, डीपी बना दो। आई बात समझ में? और फिर कुछ कस्टमर्स इसके पास चले गए, कुछ कस्टमर इसके पास चले गए, किसी का डीपी ये है, किसी का डीपी ये है, ऐसे अलग अलग, यानी कि ये चेन क्रिएट होती है। कंपनी अपनी सारी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी को दे देती है, डिपॉजिटरी का काम है उसे मेंटेन करना डिजिटल फॉर्म में। जैसे आप बैंक में जाते हो और बैंक को कहते हो ये लो जी मेरे अकाउंट में आप 500 रुपए जमा कर दो, मेरे अकाउंट में आप 2000 रुपए जमा कर दो, तो वो क्या करते हैं जी 2000 रुपए आपसे करेंसी लेते हैं और डिजिटल बैलेंस आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है ₹2000। तो इसीलिए कंसेप्ट लाया गया था कि डिपॉजिटरी एक वो बॉडी होगी जिसका काम ही क्या है, मेंटेन करना सभी जितनी भी पब्लिक है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके अकाउंट्स को, जिन अकाउंट में, अकाउंट मतलब खाता, अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, वो खाता जिसमें सारी सिक्योरिटीज को मेंटेन करेंगे। जैसे बैंक का काम है आपके बैंक अकाउंट को मेंटेन करना कि उसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसी तरीके से डिपॉजिटरी का काम है कि वो सबके अकाउंट को, इनका अकाउंट, इनका अकाउंट, इनका 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 सबका अलग अलग अकाउंट, चेतन का अकाउंट, ठीक है जी। चेतन ने अकाउंट ओपन करवाया डिपॉजिटरी के पास, अब चेतन जो भी शेयर खरीदेगा, ठीक है जी, तो चेतन के उस अकाउंट में वो शेयर्स आएंगे। अब चेतन कहता है सर मेरे पास तो पहले से शेयर्स पड़े हैं, मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, तो चेतन उसे भी क्या कर सकता है जी, डीपी के पास जाएगा, एप्लीकेशन लगाएगा कि डीपी डीपी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे ये जो शेयर्स हैं 10 शेयर्स है जो मेरे पास एमआरएफ के, सीएट के या रिलायंस के, आप इनको मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। वो उससे सर्टिफिकेट लेंगे, उसे चेक करेंगे, उस सर्टिफिकेट जो शो कर रहा है 10 शेयर्स, वो इसके डीमेट अकाउंट में डिजिटल, जैसे बैंक में आपने 2000 का नोट दिया, अब ये कहोगे बंद हो गया जी, 500 के 4 नोट दिए 2000 रुपए, तो वो आपसे वो नोट लेते, करेंसी चेक करते और आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं। इसी तरीके से चेतन का शेयर सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा और जो शेयर सर्टिफिकेट रिफ्लेक्ट कर रहा है जितने शेयर्स को, वो डिपॉजिटरी डिजिटल फॉर्म में इसके अकाउंट में जमा करवा देगी। इसे बोलते हैं डी मेटेरियलाइजेशन। मटेरियल, मटेरियल समझते हो, जो फिजिकल फॉर्म में होता है, ठीक है जी, मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं ये वो पेपर है, ठीक है जी, मटेरियल फॉर्म में है ये, सी, जब आप इसको स्कैन करते हो तो वो डिजिटल फॉर्म में आ जाता है। ऐसे ही क्या है, मटेरियल खत्म हो जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट है जो वो खत्म हो जाएगा, शेयर्स आपके डिजिटल फॉर्म में आ जाएंगे। मटेरियल को खत्म करना, डी मेटेरियलाइजेशन, दोबारा से मटेरियल फॉर्म में लाना, रीमेटेरियलाइजेशन। डिपॉजिटरी को बनाया गया कि डिपॉजिटरी तुम्हारा काम ये रहने वाला है, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अकाउंट मेंटेन करो, और वो लोग अपनी सिक्योरिटीज को क्या करेंगे जी, डिजिटल फॉर्म में होल्ड करेंगे। डिपॉजिटरी अकेला ये काम नहीं कर सकता, इसी वजह से डिपॉजिटरी ने क्या कर दिया जी, अपने अंडर अलग अलग डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बना दिए कि तुम क्या करना जी, अकाउंट मैनेज करना। आई बात समझ में? डिपॉजिटरी को बनाया गया था एक कानून ला करके, जैसे सेबी को बनाया गया, सेबी एक्ट ला करके, आरबीआई को बनाया गया, आरबीआई एक्ट ला करके, एयर इंडिया को बनाया था, जैसे उसी तरीके से डिपॉजिटरीज एक्ट आया और इसने बोला डिपॉजिटरी बना सकते हो। आज के समय में भारत में 2 डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इन्होंने अलग अलग डीपी बना रखे हैं अपने। डीपी जब बना दिए गए तो वो डीमेट अकाउंट ओपन किया गया। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद क्या बोला गया, जितने भी शेयर्स मार्केट में है फिजिकल फॉर्म में, उसे कन्वर्ट करवाओ। व्हेन फिजिकल सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू
डिजिटल या डीमेट फॉर्म, देन सच प्रोसेस इज नोन एज डीमेटेरियलाइजेशन। और जब वापस से डिजिटल को आप फिजिकल में कन्वर्ट करवा लोगे तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रीमेटेरियलाइजेशन। आई बात समझ में? तो ये डीमेट अकाउंट है। डिपॉजिटरीज एक्ट आप जब पढ़ोगे इस चैप्टर में आपको यही पढ़ाया जाएगा एक डिपॉजिटरी क्या होती है। डिपॉजिटरी क्या है जी? डिपॉजिटरी वो बॉडी है जिसे बनाया गया है, जिसका काम क्या है जी? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को रजिस्टर करना, उन्हें रेगुलेट करना, डीमेट अकाउंट को मैनेज करना। अब कंपनी की भड़क बहुत कम हो गई। कंपनी को क्या करना होता है? कंपनी सिर्फ इनका नाम लिख लेती है, भाई मेरे शेयर किसके पास। अब रिलायंस बोले, एमआरएफ से जब पूछोगे तो ठीक है जी, जो भी कंपनी है वो बोलेगी हमारे शेयर इनके पास। तो डिपॉजिटरी क्या कहलाती है? रजिस्टर्ड ओनर। ठीक है जी, कि कंपनी के खाते में किसका नाम है और इनका नाम डिपॉजिटरी के पास होता है, ये कहलाते हैं बेनिफिशियल ओनर। बात सुनना ध्यान से, तुम्हारे पास जो शेयर है ना वो है तो तुम्हारे पास, लेकिन नाम किसका है उसमें? डिपॉजिटरी का। तो इसीलिए वो रजिस्टर्ड ओनर कहलाते हैं। लेकिन जितने भी बेनिफिट हैं, शेयर का डिविडेंड आएगा मान लो, बोनस शेयर मिल गया कल को मान लो, वोट देने का अधिकार है जो आपको, वो सारे आपके पास ही रहते हैं, वो बेनिफिशियल ओनर के पास ही रहते हैं। आई बात समझ? बोलो भाई। तो जो डिपॉजिटरी है वो रजिस्टर्ड ओनर कहलाती है और जो इन्वेस्टर है वो बेनिफिशियल ओनर कहलाता है, उसे सारे बेनिफिट मिलते हैं। समझे इस चीज को? बोलो भाई। ये आपका चैप्टर है जो बात करेगा डिपॉजिटरी के आने के बाद जो भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स थे या फिजिकल डीलिंग थी वो सारी क्या हो गई जी? डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट हो गई। और इसके बहुत सारे फायदे भी मिले। क्या? प्रोसेस फास्ट हो जाती है। आज सारी बात छोड़ दो, अभी लगभग 1 घंटे पहले मेरे एक दोस्त का मेरे पास फोन आया और उसने बोला कि मुझे कुछ अमाउंट चाहिए थी, तो आप मुझे पे कर दोगे क्या? दे दोगे क्या? मैंने बोला हाँ जी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा कितने? उन्होंने बोला 500 रुपये। मैंने कहा ठीक है, 500 रुपये मेरे पास हैं, आप कहाँ हो? उसने बोला जी मैं तो नागुरी गेट हूँ। आई बात समझ में? अब मैं 500 रुपये लेके जाऊं, उसे दे करके आऊं, ठीक है, 20 रुपये तो ऑटो के लग गए मेरे जाने के, 20 रुपये ऑटो के आने के लग गए। गरीब आदमी, आ रही है बात समझ में? जाऊंगा, टाइम लगेगा। दूसरा ऑप्शन ऑनलाइन। ठीक है भाई, 500 रुपये पे कर रहा हूँ, ठीक है जी, शर्म कर लो। दूसरा ऑप्शन ऑनलाइन। ठीक है, कि मैंने उसको बोला ठीक है जी, ये लो मैं आपको 500 रुपये भेज देता हूँ। ऐसे ही क्या होता है, जब आप शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में रखते हो तो ट्रांसफर करवाना, किसी और को देना, कंपनी में जाओगे, रिक्वेस्ट करोगे, नया सर्टिफिकेट बनेगा, अगला साइन करेगा, आप साइन करोगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती थी, 3 3 4 4 महीने भी लग जाते थे। दूसरा जी, सर्टिफिकेट कट गया, फट गया, 10th की डीएमसी है तुम लोगों के पास, मोबाइल में होती है, डिपॉजिट करवा देते हो। लेमिनेशन करवा के क्यों रखते हो? आपको पता है कल को खराब होगी, कट गई फट गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे सर्टिफिकेट्स का चोरी होने का डर रहता था। सारी बात छोड़ दो, ठीक है जी। अब मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, तुम्हारा दिल जल जाएगा, देखो। और और भी हैं, ठीक है जी, लो। आई बात समझ में? लो, चोरी होने का डर है, चुरा सकता है कोई भी, इसीलिए मैं इसको ऐसे वॉलेट को छुपा के रखता हूँ, अपने पास रखता हूँ, कोई ले ना जाए। लेकिन मेरे अकाउंट में पड़े हैं पूरे 45 रुपए, कोई चोरी करके दिखा दो। आई बात समझ में? फोन उठा के ले गया चेतन मान लो, कह सकता है मैंने सर के 45 रुपए चुरा लिए, चुरा लिए। कर सकता है ऐसे? नहीं चुरा सकते, डिजिटल करेंसी। अब ये मत कहना अकाउंट हैक कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। बात ऐसी है, ये 200 रुपए हैं, ठीक है जी, इस 200 रुपए को मैं 100 में बांट देता हूँ, 2 हिस्से में। नहीं बटेंगे ना? आई बात समझ में? नहीं, हाँ देख, चल जाएगा क्या? ले मैं तो बांट दूंगा, आप 100 रुपए की चीज ले आओगे, भाई मैं आपको बोलूँ कि 100 रुपए ले युवराज, ले जा मेरी तरफ से, ठीक है जी। आई बात समझ में? नहीं बट सकते ना, क्यों? जैसे ही मैं इसको अलग कर दूंगा 2 टुकड़ों में, क्या हो जाएगा? बोलो भाई, वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऐसे ही शेयर सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? खराब हो सकता है, कट सकता है, फट सकता है, चोरी हो सकता है। सर्टिफिकेट यहाँ रखा है, चाय गिर गई, समझे? तो डिजिटलाइजेशन करने से ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, चोरी का डर नहीं रहता, खराब होने का डर नहीं रहता, समझे? डुप्लीकेट बना सकता है कोई, जाली बना सकता है, तो ये सारी समस्याएं दूर हो गई। ये चैप्टर इतनी ही बात बताएगा, इतना पढ़ाएगा आपको। ये चैप्टर का कंसेप्ट है कि डिपॉजिटरी क्या है, डीमेट क्या है, ठीक है जी, डीमेट अकाउंट काम क्या आता है, सब कुछ इसमें बताया गया है। आई बात समझ?
बोलो भाई, समझे क्या? आइए देखते हैं। आईसीएसआई ने जो स्टडी मटेरियल दिया है उसी से हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 आपके सिलेबस का। डीमेट, डिमेटलाइजेशन, रीमेटलाइजेशन क्या क्या है। इस चैप्टर का नाम है लॉज रिलेटिंग टू डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। वो कौन कौन से कानून हैं जो लागू होते हैं या बने हैं किसके लिए? डिपॉजिटरी के लिए और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो ये वो लिस्ट है कि डिपॉजिटरीज एक्ट है जी, सेबी द्वारा बनाई गई डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस है 2018, बायलॉज है, बिजनेस रूल्स है, कंपनीज एक्ट है, इंडियन स्टाम्प एक्ट है, सेबी एक्ट है एंड सकरा है। समझे? शुरुआत करते हैं। अब जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई आपके इस मॉड्यूल के 10 पेज कवर हो चुके हैं, 8 से 10 पेज मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है जी। अब आप एक एक करके प्रॉपर लाइन टू लाइन बताऊंगा, एक एक वर्ड डिस्कस करेंगे ताकि आपको मानसिक तसल्ली हो जाए कि हाँ हमें आता है। अन्यथा आप इतने होशियार हो, मुझे ट्रस्ट है आप सब पे, आप पढ़ सकते हो काफी अच्छे से, बट स्टिल मैं करवा रहा हूं ताकि आपको लेफ्ट आउट फील ना हो कि हमें पढ़ाया नहीं था। सी, it was the era of paper-based settlement of trades that caused substantial problems such as bad delivery and delayed transfer of title। कह रहे एक दौर होता था, एक युग होता था किस चीज का, जब पेपर बेस्ड ट्रांसफर होते थे, जब ट्रांसफर किया जाता था सिक्योरिटीज को पेपर फॉर्म में, बैड डिलीवरी के चांसेस होते थे और डिले हो जाता था टाइटल ट्रांसफर होना। एंड कीपिंग अ ट्रैक ऑफ सिक्योरिटीज इन्वॉल्व एक्सटेंसिव, काफी ज्यादा और मैनुअल पेपर वर्क होता था। और कन्वर्ट जब करना होता था ट्रांजैक्शन को तो काफी सारे एग्रीमेंट्स बनाने पड़ते थे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, जिससे काफी सारी ट्रांजैक्शंस बढ़ जाती थी। एंड देयर वाज एन इनहेरेंट डिले, और काफी डिले भी होती थी सिक्योरिटीज मिलने में, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्टेड सा था। ये बहुत मुश्किल हो गया था कि मैनेज करना और कंट्रोल करना और स्टोर करना इन शेयर सर्टिफिकेट्स को। आई बात समझ में? एक दौर होता था। इसी दौर के बाद आया, ठीक है जी, कौन? डिपॉजिटरीज एक्ट। कब? 1996 में। किसने पास किया? इंडियन पार्लियामेंट ने, भारतीय संसद ने एक नया, ठीक है जी, एक्ट प्रस्तुत किया, द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, जिसने बात की कि डिपॉजिटरीज को बनाया जाएगा। इसने डीमेटलाइजेशन के बारे में बताया। डीमेटलाइजेशन रूट टू बुक एंट्री बेस्ड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेड, यानी कि पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस को छोड़ करके आप बुक मोड में शिफ्ट हो जाइए, आप डीमेटलाइजेशन कर दीजिए। ये मेटलाइजेशन, ये जो मेटेरियल फॉर्म में है सिक्योरिटीज, इसे खत्म कर दो और डीमेट ले आओ। एक डिपॉजिटरी फैसिलिटेट करती है कि इन्वेस्टर अपने सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर सकता है और इनके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जा सकता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई बैंक भी हो सकता है, ब्रोकर भी हो सकता है, कोई और एंटिटी भी हो सकती है जो भी एलिजिबल है। डीपी कौन बन सकता है? मैंने बताया था ना, एक बैंक भी बन सकता है, एक ब्रोकर भी बन सकता है। ठीक है, यानी कि बात समझो, मुद्दा पता है क्या है? समझो, आज मान लो फॉर एग्जाम्पल एसबीआई क्या कहता है, यू नो वेरी वेल, एसबीआई क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आ रही है बात समझ में? सुनना, वो क्या कहता है जी, बैंक तो हम है ही, वो सेबी से परमिशन ले आता है, हमें ब्रोकर भी बना दो जी, हम डीलिंग करवाएंगे। और वो साथ में क्या बन जाता है? डिपॉजिटरी से परमिशन लेके डीपी भी बन सकता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यानी कि एक ही पर्सन आपको क्या कर देगा? अलग अलग फैसिलिटीज दे देगा। आप देखते हैं ना, कई सारी एप्स का प्रमोशन होता है, कई सारी कंपनीज प्रमोट करती है, लाइक एंजल वन है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। वो क्या कहती हैं जी? डीमेट अकाउंट ओपन करवाओ। रीजन बीइंग कि वो क्या है जी, वो डीपी, चाहे वो खुद करें या किसी की सर्विसेज ले रहे हो, वो आपका डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा देंगे, और वो ब्रोकर है तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करवा देंगे। हाँ, वो बैंक नहीं है तो बैंक अकाउंट वो क्या कर लेते हैं? अटैच कर लेते हैं। ठीक है जी। मैंने आप सबको शुरुआत में ही कहा था, जब मैं पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट तो काफी सारी चीजें आप क्लासरूम में करेंगे। अभी तक ऐसे चैप्टर्स आए नहीं थे, अब वो चैप्टर्स भी आ गए हैं। ठीक है, आपकी ड्यू परमिशन से, ठीक है जी, कंसल्ट करके कोई भी एक बच्चा या मैं खुद आपको एक डीमेट अकाउंट भी हम लोग ओपन करके देखेंगे कि कैसे डीमेट अकाउंट ओपन होता है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। ठीक है जी, किसी भी एक पर्सन का, वो मैं भी हो सकता हूं या मेरा कोई नॉन भी हो सकता है, उसका डीमेट अकाउंट आप सबको कि देखो ऐसे डीमेट अकाउंट ओपन होता है और ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है जी। और एक एंटिटी ही लिखा ना कि डीपी कौन बन सकता है? डीपी कोई भी बन सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक है, कोई ब्रोकर है, या कोई और एंटिटी भी अपने आप को डीपी बना सकती है। सिक्योरिटीज को रखा जाता है डिपॉजिटरीज अकाउंट में, ये ठीक वैसा ही होता है जैसे आप बैंक अकाउंट में फंड्स को होल्ड करते हैं। ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है सिक्योरिटीज के, किसके द्वारा? यानी कि ट्रेडिंग किसके द्वारा होती है जी? सिंपल अकाउंट ट्रांजेक्शन, अकाउंट ट्रांसफर्स के द्वारा।
लाइक मान लो मुझे शेयर बेचने हैं तो मेरे डीमेट अकाउंट से शेयर चले जाएंगे, बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और इस मेथड से सारे रिस्क दूर हो जाते हैं, पेपर वर्क दूर हो जाता है, और जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम आती है इन कंपैरिजन टू फिजिकल सर्टिफिकेट्स। ओके, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, 4 नंबर में काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ओवरव्यू दिया गया है जी, सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी है। पिछले आधे घंटे से जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं वो सारी इसी चीज से रिलेटेड है। डिपॉजिटरीज क्या है? डिपॉजिटरीज वो इंस्टीट्यूशन होती हैं जो सिक्योरिटीज होल्ड करती हैं एक इन्वेस्टर के डीमेट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और डीमेट सर्विसेज देते हैं इन्वेस्टर को डीपी के थ्रू। जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो सारा कानून बना है डिपॉजिटरीज का, वो बना है किसमें है? वो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में, जो बताता है इस्टेब्लिशमेंट की मल्टीपल डिपॉजिटरीज भी हो सकती हैं, कोई भी पर्सन एलिजिबल हो सकता है डिपॉजिटरी सर्विसेज। तुम भी ये कह दो ना, 4 बच्चे उठ के लास्ट वाले, ये 5 बच्चे, हम तो अपनी डिपॉजिटरी बनाएंगे, आप बना लो। यू हैव टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज एंड यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट एंड सेबी एक्ट, एंड यू कैन फॉर्म अ डिपॉजिटरी टू प्रोवाइड द डिपॉजिटरी सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स एंड द पब्लिक। आप 5 बच्चे जब चाहो, आप चाहो तो डिपॉजिटरी बना सकते हो। इस डिपॉजिटरीज एक्ट और सेबी एक्ट का कंप्लायंस करके, उनके कानून का पालन करके, और आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं डिपॉजिटरीज वाले। कोई भी एलिजिबल है डिपॉजिटरी सर्विसेज देने के लिए, बस उसे बनना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा खुद को एक कंपनी के तौर पे, और सेबी से रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट लाना होगा कि हम लोग डिपॉजिटरीज वाला काम शुरू करना चाहते हैं, एंड यू कैन डू सो, आप ऐसा कर सकते हैं। आज के समय में हमारे देश में 2 डिपॉजिटरीज हैं, ये दोनों के नाम हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल, और हर डिपॉजिटरी के अंडर काफी सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। आपकी जिंदगी में आज से डीपी का मतलब व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं, डीपी का मतलब क्या है जी? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। उस डीपी का मतलब क्या होता है पता है? प्रोफाइल पिक, फिर उसे पीपी कहते हैं ना, डिस्प्ले पिक बोलते हैं जहां तक मुझे पता है। बाकी आप जेंजी हो, कुछ और बोलते हो तो बता देना, हम तो हो गए बुढ़े। ठीक है जी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं जो आपको सारी सर्विसेज देते हैं, लाइक आप ओपन करवा सकते हो और मेंटेन कर सकते हो अपना डीमेट अकाउंट एंड डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स। भारत में 2 डिपॉजिटरीज हैं, आप सबको पता है, ये नाम है उनके। डिपॉजिटरी क्या है जी? डिपॉजिटरी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज होल्ड करता है, लाइक शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, किसकी? इन्वेस्टर की। आज मैं ये बोलूं ना मैं डिपॉजिटरी हूं, तो मैं आप सबके अकाउंट मेंटेन करूंगा, और मेरे पास क्या होंगी, जो एक्चुअल में कंपनी ने जो सिक्योरिटीज इशू की हैं वो मेरे पास होंगी, लेकिन मैं होल्ड कर रहा हूं उन सब सिक्योरिटीज को आपके लिए। समझे? बैंक आपका पैसा होल्ड करता है, रखता है, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है बैलेंस, किसके लिए? आपके लिए। तो एक डिपॉजिटरी इसी तरीके से सारी सिक्योरिटीज को होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट पे, एक रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बना करके। और ये क्या करता है जी? अलग अलग सर्विसेज भी देता है सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करवाने के। डिपॉजिटरी क्या है? मैंने आपको बहुत अच्छे से यही बताया है अभी, कि डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक सेंट्रल बैंक है, जैसे एक बैंक होता है, उसी तरीके से डिपॉजिटरी है, जहां पे एक शेयर होल्डर की सारी सिक्योरिटीज को ई फॉर्म में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ने बोला है। आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, पता है क्यों है वो? क्योंकि आपने बोला है बैंक को रख लो जी। इसी तरीके से आपके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज होती है, क्यों? क्योंकि आप बोलते हो। एक इन्वेस्टर बोलता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू, एंड सर्विसेज अगर आप उठाना चाहते हो डिपॉजिटरी की, तो आपको एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, सिंपल। किसके थ्रू? डीपी के थ्रू। अकाउंट का नाम क्या है? डीमैट अकाउंट। ओके। डिपॉजिटरी सिस्टम में होता क्या है जी? सारे शेयर सर्टिफिकेट हैं जो इन्वेस्टर के, मेरे पास जितने भी शेयर है मान लो अलग अलग कंपनीज के, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं मैं किसके पास लेकर के जाऊंगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास लेकर के जाऊंगा, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा जी? ये शेयर ले जाने के बाद मैं उनको सौंप दूंगा, ठीक है जी, और वो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में आ जाएंगे बेनिफिशियल ओनर के तौर पे। यानी कि इन चेंजेस के बाद इन्वेस्टर का नाम कंपनी के रजिस्टर से हट जाएगा, और नाम किसका आ जाएगा? डिपॉजिटरी का। कंपनी के रजिस्टर में एक ही नाम, एनएसडीएल या सीडीएसएल, और उनके रिकॉर्ड्स में अपने सबका नाम। समझ गए भाई? डिपॉजिटरी सारे काम करता है, पता आपको? जब एक कंपनी नया इशू लेकर के आती है ना, आजकल जो आप बोलते हैं आईपीओ आ गया, आईपीओ आ रहा है जी, कंपनी जब पहली बार शेयर्स लेकर के आती है, तो कंपनी डिपॉजिटरी के थ्रू ही अपने तक पहुंचाती है। कंपनी सारे शेयर डिपॉजिटरी को दे देती है,
वो तो डिपॉजिटरी है जो क्या करती है, अपने डीमेट अकाउंट में जमा करवाती है। किसी ने कभी अगर आईपीओ में अप्लाई किया है और उसको अलॉटमेंट आई है, तो कभी मेल या मैसेज देखना क्या आता है, ठीक है जी, इस तरीके से मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है जी, विद इतने इतने सिक्योरिटीज ऑफ दिस कंपनी, और आगे लिखा होता है उस डिपॉजिटरी का नाम, सीडीएसएल ने डाले हैं वो अकाउंट में या एनएसडीएल ने डाले, ये नहीं लिखा है इस कंपनी ने आपके डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट किया है, उस डिपॉजिटरी का नाम आता है। और मेल या मैसेज दिखा भी दूंगा मैं आप सबको, ठीक है जी, टेंशन मत लेना, मैं 2 शेयर खरीदूंगा तुम सबके लिए 13-13 रुपए वाले, ठीक है जी। डिपॉजिटरी चाहे तो सुन लो, डिपॉजिटरी का नाम जरूर है कंपनी के रिकॉर्ड्स में, लेकिन कभी भी डिपॉजिटरी को वोटिंग राइट या कोई इकोनॉमिक राइट मतलब डिविडेंड वगैरह का अधिकार नहीं मिलता है रजिस्टर्ड ओनर के तौर पे, ये अधिकार बेनिफिशियल ओनर के रहते हैं, बताया था ना, डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड ओनर, आप सब क्या हो, बेनिफिशियल ओनर, सारे राइट्स भी आपके, सारी लाइबिलिटीज भी आपकी। ओके भाई, ये मैंने ऑलरेडी अभी बताया है। डिपॉजिटरी मोड में सारे आईपीओ, राइट इशू, बोनस इशू, मर्जर, अमलगामेशन, कंसोलिडेशन, डिवीजन, बिना पेपर के सारी चीजें किस फॉर्म में हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाती है, खर्चा भी बचा, टाइम भी बचा, आपके पास अवेलेबल है सारी चीजें। ईश्वर को इन्फॉर्मेशन मिलती है जब भी कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होता है, मतलब कि आपने शेयर किसी और को बेच दिए, उसने किसी और को बेच दिए, उसने मुझे बेच दिए, ये जो भी चेंजेस होते चलते हैं सारे किसके पास पहुंच जाते हैं, ईश्वर के पास, किसके थ्रू, डिपॉजिटरी के थ्रू। ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है इसने कॉरपोरेट्स को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, डिपॉजिटरीज को और क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को सबको जोड़ दिया, ये पूरा एक नेटवर्क बन चुका है जो सारे ट्रांसफर प्रॉपर करवा देता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है भाई। डिपॉजिटरीज एक्ट ने बोला है कि ये डिपॉजिटरीज काफी सारी सर्विसेज देंगी इन्वेस्टर्स को, और जो बाकी पार्टिसिपेंट्स है कैपिटल मार्केट के, लाइक क्लियरिंग मेंबर, स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, बैंक है, इशिंग कॉर्पोरेट्स हैं, मतलब एक डिपॉजिटरी सिर्फ इन्वेस्टर के लिए नहीं बनी। सोचो ना, ईश्वर को भी तो कितना फायदा हो गया, कंपनी को भी तो कितना फायदा हो गया, कंपनी को रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना, सारी भड़क खत्म होगी कंपनी की। कह रहे डिपॉजिटरी आपको काफी सारी फैसिलिटीज देता है, लाइक डीमेट अकाउंट ओपन करना, फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करना, डीमेटलाइजेशन, ट्रेड सेटल करना, प्लेज करवाना मतलब गिरवी रखवा के पैसे दिलवाना, नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शंस करवाना, सिक्योरिटीज बांटना, पब्लिक इशू मतलब जो आईपीओ आता है तो उसमें सिक्योरिटी बांट देते हैं। एक डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी नहीं रह सकती जब तक उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिल जाए सेबी से। सर ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है? डिपॉजिटरी अपना काम शुरू करना चाहती है भाई, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या है डिपॉजिटरी का, डीमेटलाइजेशन करना, डीमेट अकाउंट्स ओपन करना, मेंटेन करना, यही तो उसका बिजनेस है। इसी को तो शुरू करने के लिए उसे सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। कोई बालक इसे कह दे, कंपनी भी तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेती है, वो रजिस्ट्रार से होता है, वो अलग होता है, उसको अपना काम शुरू करने के लिए। यहाँ पे डिपॉजिटरी अपना काम शुरू करना चाहती है, इस वजह से वो सेबी से ये परमिशन ले रही है। चेतन आपका डाउट क्लियर हो गया होगा या कोई और डाउट है? यही डाउट था, सुन जाती है, ठीक है जी, अरे हाँ दिल की आवाज सुनती है, ठीक है भाई, ये चेतन का डाउट था जो क्लियर हो गया है जी। टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ ए डिपॉजिटरी, इन्वेस्टर को अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है डिपॉजिटरी के पास एक डीपी के थ्रू। ये ठीक वैसे ही है जैसे अकाउंट ओपन होता है बैंक ब्रांच में जा करके, जब आप बैंकिंग सर्विसेज को एंजॉय करना चाहते हो। डिपॉजिटरी का रजिस्ट्रेशन होता है सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018 के तहत। ये प्री कंडीशन है, यानी कि तुम डीपी नहीं बन सकते, तुम डिपॉजिटरी नहीं बन सकते जब तक आप सेबी की इन रेगुलेशंस का कंप्लायंस नहीं करोगे और सेबी से परमिशन नहीं ले लोगे। आई बात समझ में? बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? डन? युवराज क्या आप बिना मॉड्यूल के हैं क्लास में? ये तो मांगा हुआ लग रहा है। अभी किया है बेटा आपने हाईलाइट पूरा? मैंने पहले भी समझाया है, किताबों के साथ होली नहीं खेलनी होती है कि पूरे पेज ही हाईलाइट कर दिए, या फिर तुम्हारे लिए ऐसा सभी तो इंपॉर्टेंट है सर? नहीं तेरे को क्या सुनता है, ये किताब गाना गा रही है क्या? है रंग दे मुझे रंग में रंग दे, है ये पेज भी रंग दे वो पेज भी रंग दे, ऐसा है क्या? है भाई, यहाँ के गा लो, शोभित जी। हम्म,
डन जी। और चलो चेतन जी की फरमाइश पे आगे पढ़ेंगे। रोल ऑफ डिपॉजिटरी एंड इट्स फंक्शन। डिपॉजिटरी का काम क्या है? ऐसा है बेटा, 7 पेज मैंने पहले बता दिए हैं, 7 पेज पूरे पढ़ाऊंगा। रो चाहे खुश हो, ठीक है बेटा। जब तक मेरे को वो सर खौफ नहीं दिखा देते ना, मैं नहीं लूंगा यहां से। डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन का मतलब क्या है? फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करना किसमें? ई फॉर्म में। रीमेटलाइजेशन का मतलब वापस से डीमेट वालों को फिजिकल में कन्वर्ट करना। और क्या काम है जी इनका? रीपरचेज रिडम्पशन करवा देते हैं म्यूचुअल फंड की यूनिट्स का, ठीक है जी, जब टाइम आता है। इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट करवा देते हैं, मतलब जो भी खरीदा बेचा है सिक्योरिटी चली जाएंगी आ जाएंगी। गिरवी रखवा सकते हैं जी डीमेट सिक्योरिटीज को लोन दिलवाने के लिए, ठीक है जी। आपके खाते में इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज आ जाती है जब भी कंपनी का आईपीओ आता है या राइट शेयर्स इशू करती है कंपनी। इसके अलावा नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट है, मान लो बोनस शेयर मिला या कुछ भी, तो आपके खाते में जमा करवा देंगे। डीमेट अकाउंट को फ्रिज भी कर सकते हैं अगर आपकी हरकतें बुरी है ना, ठीक है जी। भाई मान लो, अब चेतन तो अच्छा लड़का है, युवराज आप सबको पता ही है, तो इसके डीमेट अकाउंट को फ्रिज भी किया जा सकता है ताकि ये अपनी सिक्योरिटीज वगैरह बेच ना दे, ठीक है जी। नॉमिनेशन फैसिलिटी फॉर डीमेट अकाउंट, कोई मर गया, ठीक है जी। हंस क्यों रहे हो बेशर्मो, कोई मरा है तो क्या हो गया? उसके डीमेट अकाउंट में शेयर्स पड़े हैं, वो कहां जाएंगे? उसके नॉमिनी को। तुम कितने समझदार हो। नॉमिनेशन फैसिलिटी, ठीक है जी, कि ये सारे काम भी करवाता है। सर्विसेज रिलेटेड टू चेंज ऑफ एड्रेस बदला है आपने, ठीक है जी। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन पढ़ लिया क्या आपने कंपनीज एक्ट में? ट्रांसफर कब होता है? कौन? जब दो जीवित व्यक्ति के बीच में सिक्योरिटी ट्रांसफर होती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बीच में सिक्योरिटी ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब पता है शोभित क्या है? लो का स्टूडेंट है तू। हाँ हाँ, तूने पहले क्या बोला? जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में सिक्योरिटी ट्रांसफर होती है। शब्दों पे रहो, ठीक है जी, समझे फर्क? आ गई बात समझ में? ठीक है जी, तो सीधी सी बात है, ट्रांसफर कब होता है? जब दो जीवित व्यक्ति शेयर सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसमिशन मतलब किसी की डेथ हो गई है उसके बाद जो शेयर्स आ रहे हैं। और भी काफी सारी फैसिलिटीज है जी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स होल्ड कर सकते हैं और स्टॉक लैंडिंग बोरिंग की फैसिलिटी भी देते हैं। ओके, इसके बाद नहीं, डिफरेंस नहीं है ये आपको समझा रहे हैं कि बैंक और डिपॉजिटरी कैसे सेम सेम से हैं कहीं ना कहीं। बैंक क्या करता है जी? पैसा होल्ड करता है आपके अकाउंट में। डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज होल्ड करता है। बैंक पैसा ट्रांसफर करवा देता है, ठीक है जी, अकाउंट होल्डर के इंस्ट्रक्शन पे ये सिक्योरिटीज ट्रांसफर करवा देता है, ठीक है जी। ये ट्रांसफर करवाता है विदाउट हैविंग हैंडल मनी, मतलब एक्चुअल में करेंसी होल्ड किए बिना, फिजिकल करेंसी। और ये आपको सर्टिफिकेट होल्ड करे बिना सिक्योरिटीज ट्रांसफर करवा देगा। इसकी जवाबदेही है, आंसरेबिलिटी है आपके पैसों के लिए, इनकी जवाबदेही है, आंसरेबिलिटी है किस चीज के लिए? आपकी सिक्योरिटीज के लिए, ठीक है जी। दोनों डिपॉजिटरी और कस्टोडियन सर्विसेज कह रहे दोनों के काम सेम सेम होते हैं। कस्टोडियन भी सिक्योरिटीज होल्ड करता है बट फर्क है, ध्यान से पढ़ लेना। डिपॉजिटरी हो या कस्टोडियन हो, दोनों ही संभाल के रखते हैं सिक्योरिटीज, बट दोनों का काम अलग है। डिपॉजिटरी आपकी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर भी करवा सकता है, कस्टोडियन ट्रांसफर नहीं करवाता। कस्टोडियन सिर्फ कस्टडी में रखता है जब तक उसको ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव डिपॉजिटरी का है पेपर वर्क कम करना, ओनरशिप ट्रेडिंग ट्रांसफर का, जबकि कस्टोडियन का मेन पर्पस होता है सिर्फ कस्टडी में संभाल के रखना। डन। इसके बाद आता है जी बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। ये सारे बेनिफिट मैंने आपको करवा दिए हैं, ये आपका होमवर्क है। कहां से कहां तक पढ़ना है? सारे तो बेनिफिट पढ़ के आना बेटा, बिल्कुल आसान है। मैंने बताया ना, चोरी नहीं हो सकते, गुम नहीं हो सकते। डीपी पढ़ के आना, मैंने बताया डीपी रजिस्टर करवा लेता है और ये सारे काम करता है। इसके बाद आप इशूअर पढ़ के आना, बताया ना वो कंपनी होती है जो इशू करती है। फिर डीमेटेरियलाइजेशन पढ़ के आओगे, बताया ना वो प्रोसेस जिसमें आप कन्वर्ट करवाते हो। फिर रीमेटेरियलाइजेशन पढ़ के आओगे, बताया ना डीमेट से वापस फिजिकल। आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, ये तो मैं आपकी बात मान के इतना ही काम दे रहा हूं कि यहां तक पढ़ के आना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए इतना,
डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और खूब मन लगा करके पढ़ाई करें। थैंक यू। दैट्स इट फॉर द डे।